आज के इस सत्र में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। कटनी से मैं मनीष कुमार सोनी और दमोह से श्रीमती उषा व्यास। साथियों, आज हमारा जो विषय है वो है ओपननेस, यानी खुलापन। तो जीवन में ओपननेस कैसे होती है, कैसे आती है, और उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारी मूल इच्छा है, जो हमारी सबसे प्रबल इच्छा है, वो है खुश रहना। तो खुश रहने में ओपननेस का बहुत बड़ा महत्व, वैल्यू है। अगर ओपननेस रहती है तो हम निश्चित रूप से खुश रहते हैं। लेकिन खुश रहने में हमें कौन सी बाधाएं आती हैं? पवन जी, मैं चाहूंगा कि आप पीपीटी शेयर करें। कौन सी बाधाएं हमारे, कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस, कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा एक प्रश्न है कि हमारी कौन कौन सी बंदिशें हैं। तो साथियों, जो भी साथी इसमें अपनी बात करना चाह रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिखें कि हमारी कौन कौन सी बंदिशें हैं। और दो तीन साथियों को हम सुनना भी चाहेंगे, वो अपना हैंड रेस करेंगे। और प्रश्न मेरा है कि हमारी कौन कौन सी बंदिशें हैं। आगे बढ़ाएं सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ इस संबंध में मेरे विचार हैं कि खुलेपन के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समाज है वो हमें कभी खुलेपन की इजाजत इस तरीके से देता नहीं है, क्योंकि हम उसकी बंदिशों में जकड़े हुए रहते हैं। चाहे हमें हंसना हो तो सोचते हैं कि हम मित्रों के साथ हंसेंगे, परिवार के साथ कहीं ना कहीं हम असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वो पहले से जो हमें। ठीक है साहू जी, मैं सिर्फ नाम जानना चाह रहा था कि कौन सी बंदिशें हैं। अभी चर्चा अपन उस पर आगे करेंगे। और हाँ, पवन जी, आप वो प्रश्न दिखाएं। समाज और परिवार दो मैं खास मानता हूँ। हाँ, ठीक है सर। ठीक है साहू जी, थैंक यू। हाँ, ये हमारा प्रश्न है कि बंदिशें कौन कौन सी है। साहू जी ने कहा कि समाज और परिवार। और कोई साथी हमारे अगर कहना चाहें। चलिए हम देखते हैं कि सकरा क्या है और चौड़ा क्या है। सकरा आप बिल्कुल भौतिक रूप में देखिए कि आप किसी तंग गली से गुजर रहे हैं बाइक लेके या पैदल, तो आपको कैसा महसूस होता है। या आप ऐसा सोचें कि जब किसी बहुत तंग बाथरूम में आप नहा रहे हो और नहाते समय भी हाथ आपके दीवालों से टकरा रहे हो, तब आपको कैसा लगता है। तो कोई साथी हमारे हैंड रेस करें, बताएं। हेलो। हाँ जी। जी हाँ, सोनी बोलिए। जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार मैं नमस्कार, बोलूं बोलिए सर। मैं बोलूं क्या थोड़ा सा। बोलिए सर, आप जब ऐसी जगह से गुजरते हैं तब आपको कैसा लगता है। सर, सकरा क्या है और चौड़ा क्या है? हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप जब कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते हैं तो हम सकरा महसूस करते हैं। हम्म, साथ ही साथ जब उसी कार्य को हम खुले दिल से हम्म, संपन्न करने में या कराने में सफल हो जाते हैं तो हम उसे चौड़ा का अनुभव करते हैं। हम्म, सकरा क्या है और चौड़ा क्या है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं और उससे जुड़ी हुई बातों पर ये निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू पटेल सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसको भौतिक रूप में ही देखना है, अभी विचारों के रूप में हमको नहीं जाना है। लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जहां सकरा होता है वहां हम बड़े सफोकेटेड हो जाते हैं और हम असहज महसूस भी करते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम चौड़ी जगह पर जाते हैं तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अगर हम चौड़ी सड़क पर चल रहे हो तो हमारे मन में एक अलग आनंद और खुशी मिलती है। अब देखते हैं संकुचन क्या है और विस्तार क्या है। साथियों, संकुचन, जब हम किसी बात को एक संकुचित दायरे में सोचते हैं, जैसे मैं, मेरा परिवार, मेरा घर,
इस तरह से जो भी चीज है वो मेरी है, ये एक संकुचित दायरा है। लेकिन अगर हम इसको इस दायरे से बाहर निकल जाएं तो ये दायरा बढ़ जाता है। जैसे मान लो मैंने कोई गाड़ी खरीदी, अब मैं कहता हूं कि ये गाड़ी मेरी है और मेरे घर के सामने खड़ी है गाड़ी। पता चला किसी ने आया और किसी ने कोई उसमें ब्लेड मार दी, सीट में नुकसान कर दिया। और अगर वही गाड़ी लाकर मैं कहता हूं अपने आमने सामने वालों से कि देखो भाई ये गाड़ी हम सबकी है और अगर कोई किसी को जरूरत पड़ती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आमने सामने और अगल बगल वाले भी आपकी गाड़ी की रक्षा करने लगेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फिर उनकी भी हो जाएगी और वो उस पर भी अपना यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम चीजों को सोचते हैं तो हम विस्तार की ओर जाते हैं। चलिए, जैसे मेरा स्कूल है, अब मैं वहां पर प्रभारी हूँ, तो मुझे कुछ टीचरों ने कहा कि सर आप प्रभारी बन गए हैं तो आप अपने लिए एक रिवॉल्विंग चेयर ले आइए। तो मैंने कहा यार रिवॉल्विंग चेयर लाऊंगा तो उसमें मैं बैठूंगा, उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा अपन कोई ऐसी चीज लेके आए जो सबके काम आए। तो हम लोगों ने अपने बाथरूम में टंकी रखवाई। हमारे यहाँ स्कूल में जो नल जल योजना के तहत नल लगा था, तो पानी स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने उसकी जगह टंकी लगवा ली। अब जब बाथरूम में टंकी लग गई तो उसका उपयोग सारे बच्चे भी कर सकते हैं और सारे टीचर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सोच का विस्तार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दायरा क्या है। दायरा मतलब हमारे जिस सीमा तक हम काम कर सकते हैं, मतलब एक सीमा है वो, हम कहां तक जा सकते हैं। तो जब हम दायरे में रहते हैं तो हम सीमित रहते हैं, सीधी सी बात है। और जब हम दायरे से बाहर निकल के काम करते हैं तो हमारे काम करने का जो तरीका है वो कुछ और होता है और हमारे कामों की जो प्रशंसा है वो कुछ और होती है। तो जो लोग अपने दायरे से बाहर निकल के गए हैं, उन्होंने इस जीवन में, इस धरती में बहुत नाम कमाया है और बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। अगर बनी बनाई परंपराओं को हम तोड़कर आगे नहीं जाते हैं, उसी में रहे आते हैं, तो फिर वैसे ही होता कि राजा का बेटा राजा, कुम्हार का बेटा कुम्हार और मास्टर का बेटा मास्टर ही होता। किसी डॉक्टर का बेटा साइंटिस्ट नहीं होता। तो जब हम सीमा से आगे बढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं तो हमारी सोचने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, उसमें विस्तार आता है। अब हम आगे चलते हैं, एक चित्र को देखते हैं। इसमें बहुत सारी पेंसिल बनी हुई है। मैं आपसे चाहूंगा कि इसको आप देखिए और इस पे जरूर बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। कुछ पेंसिल छोटी, कुछ बड़ी। कोई पेंसिल छोटी दिख रही है, कोई मोटी दिख रही है ना, कोई रंग बिरंगी दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और देखते हैं। चित्र को देखकर आप क्या लग रहा है कि मतलब कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई लंबा है, यही तो देखते हैं ना हम, और क्या देखते हैं। और जब ये देख लेते हैं तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं क्या है, ये करता क्या है, ये कहाँ रहता है ना, और ये कौन सी नौकरी करता है या कहाँ काम करता है। ये सब जानकारी हम ले लेते हैं। पर क्या जानकारी ले लेने से हम उसके बारे में जान जाते हैं? अगर हमको उसके बारे में जानना है, वाकई जानना है, तो हमको उससे बात करनी पड़ेगी, उसके साथ हमको समय गुजारना पड़ेगा, उसके साथ हमको रहना पड़ेगा। और आदमी क्या होता है? आदमी वो होता है जो वो सोचता है, वही आदमी है। उसकी सोच ही वो आदमी है। तो हम उसको कब जान पाएंगे? जब हम उसको व्यापक तरीके से जानेंगे तब। अब यहां प्रश्न उठता है कि हम उसको जानते क्यों हैं? क्या जरूरत है उसको जानने की? तो क्या हम खुद को जानते हैं क्या? और अगर हम खुद को जानते हैं तो हम किन अर्थों में जानते हैं? संकुचित अर्थों में या किन्हीं और अर्थों में? तो सबसे पहले तो हमको खुद को पहचानना होगा कि हम क्या हैं। अब खुलेपन से क्या आशय है? अगर आप देखें तो मतलब
एक ऐसा दृष्टिकोण जो देखने, सुनने और अवलोकन करने के लिए किसी पक्षपात, नियम, परंपरा या संकल्पना या विश्वास के बगैर अवलोकन किया गया हो, देखा गया हो, मतलब जस का तस। और इंग्लिश में अगर हम बताना चाहें, ओपननेस इज टू सी, हियर एंड ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स आउट प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट और बिलीव्स। मतलब किसी भी बात के बगैर हम उसको देखें, किसी भी पूर्व धारणा, कोई भी रूढ़िवादिता के बगैर, किसी नियम, किसी पक्षपात, मतलब कुछ भी चीजों के बगैर हम उसको देख पाए, दैट इज खुलापन, वही ओपननेस है। और ओपननेस को अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो अब जैसे हम अपने शिक्षा की बात करें, स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी सीमित कर दिया गया है, उसको पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। क्या और किताबें पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकती? या कहानी की किताब या कोई कविता की किताब है, वो पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकती क्या? नहीं, उसको पढ़ना है तो उसको अलग एक जगह रख दिया हमने और उसको कह दिया कि ये लाइब्रेरी है, और अगर आपको पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई किताबें पढ़नी है तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। इस तरह बच्चों की जो दूरी है लाइब्रेरी से वो और बढ़ गई। तो यहाँ भी हमको अपने सोच को विस्तृत करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य में तो सब कुछ आता है, कविता भी आती है, कहानी भी आती है, और वो पाठ्य पुस्तक भी जरूर आती है, वो भी साहित्य का हिस्सा है। तो अगर साहित्य पढ़ना है तो हमको उसको कंपार्टमेंट में नहीं बांटना है, और जब हम चीजों को कंपार्टमेंट में बांटने लगते हैं तो वहां खुलापन खत्म हो जाता है। अब आप अपना व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप में एक व्यक्ति ने कई ग्रुप बनाए हुए हैं, वही बात कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप बना के अपनी बातों को कंपार्टमेंट में प्रेषित कर रहा है। तो वो एक ग्रुप क्यों नहीं बनाता? जब उन्हीं लोगों से बात करनी है, उन्हीं लोगों को मैसेज करने हैं, तो वो एक ही ग्रुप क्यों नहीं बनाता? तो उसने भी इस तरह से चीजों को बांट दिया है। तो जब हम चीजों को बांटते हैं तो हमारे अंदर खुलापन कैसे आएगा? अब हमारे साथ यहाँ पर भोपाल से गुरमीत जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो खुलेपन को किस तरह से देखते हैं। जी जी जी, सबको नमस्कार। मैं बोलना चाहता हूँ ओपननेस के बारे में। अभी मनीष जी ने परिभाषा अभी बताई, पीपीटी में बताई है। और अगर हम संदर्भ में बात करें कि हम ओपननेस की बात किस संदर्भ में कर रहे हैं, तो हम हमारी फोरम है जॉय फोरम, यानी हम हमारा जो ये ग्रेट फ्रेमवर्क ऑफ जॉय है, इसको लेके ही हम इसी का एक सिलसिला है, वो सिलसिला है हमारा ओपननेस का। ओपननेस और जॉय आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी हम ओपननेस की बात करेंगे तो दिमाग में एक बात रहती है कि हम जॉय की बात कर रहे हैं। तो ये ओपननेस यही एक ऐसी मतलब ये दिमाग में, जो मस्तिष्क में, मन में जो हमने धारणाएं बना लेते हैं, यही हमें आनंद की ओर जाने से रोकती हैं। तो ओपननेस में हम कितने लोगों से मिलते हैं? हम हम मुख्यतः या तो खुद से मिलना चाहिए। हम खुद से कितनी बार मिले, हमारी खुद से मिलने की क्या फ्रिक्वेंसी है, खुद के प्रति कितने ओपन है, क्या खुद को जान पाए, एक बात। फिर हम बाहरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो बाहरी दुनिया में सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, फिर हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, फिर हम चलते हैं तो आगे जो हमारे रोजगार के साधन हैं, कार्य क्षेत्र हैं, इनसे मिलते हैं। फिर हमारा सोशल नेटवर्क है, इन लोगों से मिलते हैं, मुख्यतः हम इन लोगों से मिलते हैं। तो हम इन सबसे क्या वैसे ही मिलते हैं जैसे अपने जो हमारे क्लोज फ्रेंड हो वैसे उनसे मिलते हैं? जाहिर है नहीं मिलते, क्योंकि हम अलग अलग लोगों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और हमारा जब नजरिया बदल जाता है तो हमारा सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो हम सामने वाले को उसी प्रकार से सोचते हैं, या जो हमारे मन में भावनाएं, जो हमने मानसिक विभाजन कर रखे हैं, उसी को ध्यान देते हैं। तो ओपननेस का अगर हम इस संदर्भ में बात करें, जॉय के संदर्भ में बात करें या खुशी के संदर्भ में बात करें, तो ये हमारे जो मानसिक विभाजन है, मानसिक विभाजन जो सर ने 17 तरह के मानसिक विभाजन बताए थे, उसमें काफी सारे मानसिक विभाजन हम पाल के बैठे हैं, जो हमने चश्मा चढ़ाया हुआ है। चश्मे के अलग अलग नंबर हैं, किसी ने 2 विभाजन है, किसी के 10 विभाजन है, किसी के 15 विभाजन है। और जिसका नंबर 1 है वो
हम सबको एक ही चश्मे से देखना है। तो जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो हम ओपन हो जाते हैं। तो जो हमसे जो लोग मिलते हैं, हम उनको तो सोचे वो कैसे हैं, क्या हम वो जैसे हैं हम उनको वैसे ही देख रहे हैं? अगर हम वो जैसे हैं वैसे ही देख रहे हैं, अपने चश्मे से देख रहे हैं, तो बड़ा फर्क आ जाता है देखने में। तो अगर हम जो जैसे हैं उनको वैसे ही देखने की स्थिति में रहते हैं, तो ये ओपननेस की सही परिभाषा मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सामने वाले को आप स्वीकार करो, वो कैसा है वैसे ही स्वीकार करो, उसके क्या आइडियाज हैं उसको सोचो। केवल अपने दृष्टि से, अपने जो हमने अपने बंधन बना रखे दिमागों में, उस दृष्टि से ना सोचो। सबका स्वागत करो, विचार करो, मानने योग्य मानो, नहीं मानने योग्य नहीं मानो, लेकिन सिर्फ इस बात पे ईर्ष्या, नफरत, प्रेम नहीं फैलाओ कि हमारे दिमाग में कोई नजरिया हमने फिक्स कर रखा है। तो ओपननेस के बारे में मेरा अपना जो सोचना है वो मेरा यही है। थैंक यू गुरमीत जी। जैसे अपन पेड़ पौधों की बात करते हैं, मतलब अभी बरसात के दिनों में ये हो रहा है कि सब ये कहते हैं कि पेड़ लगाओ, परंतु पेड़ों का हमारे से क्या संबंध, ये हम नहीं समझ पाते। और जब हम ये नहीं समझ पाते तो हम पेड़ कहाँ से लगाएं? हमारी सांसों का पेड़ों से संबंध। अगर सांस रुक जाएगी तो हम कैसे रह पाएंगे? तो जिस दिन हमको ये बात समझ आ गई तो हम पेड़ लगाएंगे, काटेंगे क्यों? तो जब हम चीजों को विस्तृत रूप में देखते हैं, विस्तार से देखते हैं, खुले मन से देखते, तो चीजें हमको समझ आती और फिर हम उसका पालन करते। तो सत्र को अब मैं आगे बढ़ाता और हमारे साथ जो दमोह से उषा व्यास जी जुड़ी है, वो एक स्लाइड के माध्यम से ओपननेस की तरफ हमको लेकर चलेंगी। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उषा व्यास जी से। जी मनीष जी, थैंक यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो खुलापन यानी ओपननेस, खुलापन, उदारता, ग्रहणशीलता, संग्रहता, निष्कपटता, या इसे हम कह सकते हैं मस्तिष्क और हृदय की विशालता। अब मस्तिष्क और हृदय की विशालता, जैसा कि अभी मनीष जी बता रहे थे कि हृदय यदि विशाल हो तो हम बहुत सारा चीजें हमारे अंदर आती हैं, हमारे व्यक्तित्व में। जैसे कि अभी ये स्लाइड दिख रही है, खुलापन लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, ये 8 चीजें दिख रही हैं आपको। पारदर्शिता, तो सबसे पहले हम पारदर्शिता पर, आप लोगों के कैसे पारदर्शिता से हम ओपननेस की तरफ जाते हैं। तो हम किसी के विचार सुनना चाहेंगे, कोई भी जो बोलना चाहे कि पारदर्शिता के संबंध में आप लोगों के क्या विचार हैं। जी, नंदकिशोर साहू जी ने हैंड रेस किया है। जी मैडम, पारदर्शिता का आशय केवल मेरा ऐसा मानना, जो मेरा भी मत है, कि जिसको दोनों तरफ देख सकते हैं, मतलब हमारे विचार भी और सामने वाले के भी विचार। पारदर्शिता का मतलब ये कि आपकी आंखें हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कांच के ऊपर एक पर्दा लगा रहता है, तो वो पर्दा जो है हमको दूसरी तरफ देखने के लिए मतलब हमारी जो आंखें हैं तैयार नहीं होती, तो पर्दा नहीं रहना चाहिए। पारदर्शिता का मतलब है कि हम दोनों तरफ देखें, सामने वाला क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं, दोनों को, मतलब हमारी आंखें दोनों तरफ कांच के उस तरफ भी देख पाए जिस तरफ कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, ऐसा मेरा मानना। जी सर, बहुत बढ़िया। प्रभा जी, स्वागत है आपका। पारदर्शिता इन द सेंस ट्रांसपेरेंसी, किसी भी विचार को या किसी भी बात को दोनों तरफ से देखना, समझना, सुनना और उस पर फिर किसी बात का निर्णय लेना। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कोई बात हमारे पास आती है या कोई समस्या आती है या कोई हमें कुछ भी कह देता है, तो हम दूसरे पक्ष को कभी नहीं देखते, और दूसरे पक्ष को नहीं देखने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम स्वयं ही क्रिएट कर लेते हैं। तो जब तक हम दूसरी बात को दूसरी जगह की, दूसरे सामने वाले के स्थान पर अपने आप को रख करके उस तरीके से उस बात की या उस समस्या को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस बात को नहीं समझ सकते। तो हमको इस तरीके से हमारी स्वयं की और सामने वाले की, दोनों की जो बात है या जो समस्या है, उस पर दोनों तरफ से विचार करके फिर किसी निर्णय पर पहुंचना, मुझे ऐसा लगता है पारदर्शिता होती है, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है। जी, थैंक यू प्रभा जी।
तो अब जैसे कि सभी लोग समझ रहे हैं इसको, यह एक बहुत ही व्यापक शब्द है पारदर्शिता, जिसका हमारे जीवन के समस्त क्षेत्रों में हस्तक्षेप है। और जब हम अपने जीवन में देखेंगे तो वह स्वावलोकन के रूप में हमें ये दिखाई देता है। क्योंकि हम जब पारदर्शिता से संबंधित बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम। किसी भी संबंध में हम पारदर्शिता को लेकर बात कर सकते हैं, अपेक्षाएं कर सकते हैं, तथ्य रख सकते हैं, लॉजिक रख सकते हैं। परंतु वास्तविकता तो तब है जब हमने स्वावलोकन के रूप में पारदर्शिता को देखा अपने जीवन में। क्योंकि हम दूसरों में बुराइयां, दोष और बहुत सारी चीजें देखते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं, परंतु हम स्वयं को नहीं देखते कभी। लेकिन जब स्वावलोकन के रूप में हमने यहाँ देखा, खुद को देखा, खुद का गहराई से खुद को मौन लेकर के खुद में आत्मनिरीक्षण किया, तो ईमानदारी से हमने जाना कि वास्तव में जो दोष हमें या कमियां हमें दूसरों में दिखाई दे रही थी, वो सारी कमियां हम में भी हैं। और जब मैंने स्वावलोकन किया तो मैंने इन कमियों को स्वीकार किया और सबके सामने स्वीकार किया, और मैंने अपने जीवन में इन कमियों को निकाला। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम मुखौटा तो कुछ और लिए रहते हैं और रहते कुछ और हैं, परंतु जब हमने अपनी गहराई से खुद को अपने जीवन में देखा तो हमें इन कमियों को हमने निकाला अपने अंदर से और सबके सामने निकाला। किसी भी क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में पारदर्शिता को देखने से पहले स्वयं हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में देखना चाहिए कि क्या हम पारदर्शी हैं या हमारा व्यक्तित्व पारदर्शी है। और यदि हमारा व्यक्तित्व पारदर्शी नहीं है तो हमें किसी और से इस संबंध में हम पारदर्शिता की अपेक्षा नहीं रख सकते। जब हम स्वयं पारदर्शी होंगे तब हमें सब कुछ पारदर्शी समझ में आएगा। तो आप खुद स्वयं पारदर्शी नहीं बनेंगे तो हम और सामने वाले को पारदर्शी हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हमें दूसरों में दोष ही दोष दिखाई देंगे, चाहे वो परिवार में के संबंध में बात कर लें पारदर्शिता की, चाहे राष्ट्र के संबंध में कर लें। अब राष्ट्र के संबंध में ही आप देखिए कि हमारा भारत एक विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, तो प्रजातंत्र का मतलब ही है पारदर्शी होना, ये राष्ट्र के संबंध में। तो क्यों प्रजातंत्र के लिए हमारे भारत में रखा गया? प्रजातांत्रिक क्यों बना? इसीलिए कि सरकार की भूमिका ऐसी हो जो पारदर्शी हो और जनता के हित में काम करे। तो इसी संबंध में मतलब मैं थोड़ा सा इसमें बढ़ना चाहूंगी कि 15 जून 2005 को जब सूचना का अधिकार लाया हमारी भारतीय संसद में, सूचना का अधिकार पारित हुआ, तो वो क्यों हुआ, क्यों सोचा है उसके बारे में? इसलिए सोचा होगा कि जो सरकार के कार्य हैं उन पर सारे नागरिकों की को सूचना लेने का अधिकार है और उनके कार्यों में उनकी जो जानकारी है कि कहाँ कैसे कार्य हो रहे हैं तो वो पूरी होनी चाहिए। तभी जब नागरिक लेगा तो उनके कार्यों में निखार आएगा, उनका ओपननेस बढ़ेगी सरकार के कार्यों में, और ओपननेस से ही किसी देश का विकास होता है। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है खुलापन लाने के लिए। अब आता है सेकंड पॉइंट, समावेशी दृष्टिकोण। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समावेशी, सबको समाहित करने वाला। यदि हम अपने ही बारे में सोचेंगे, अपना ही जीवन हमारा सुखमय होना चाहिए, हमें ही आगे बढ़ना चाहिए, सामने वाले का कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका विकास कभी हो ही नहीं सकता। जिस क्षेत्र में हम जहां रह रहे हैं, हम सबके सुख के बारे में जब देखेंगे तभी हमारा सुख हमें मिलेगा। किसी और को दुख दे करके हम सुखी कभी हो नहीं सकते, हम कभी आनंदमय हो नहीं सकते। ये चीज हमें स्वावलोकन से मिली, ये चीज हमने स्वावलोकन से जानी। ये क्योंकि ये बहुत ही यूनाइटेड शब्द है और स्त्री के रूप में हमारी भूमिका तो और ही एक कंपनी के सीईओ की तरह हो जाती है, बहुत ही नाजुक, क्योंकि हम स्त्रियों को अपने परिवार में बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। जैसे कि हम पहले हमारे माँ बाप, भाई बहन
ससुराल में पति, ननद, देवर, सास ससुर सभी रहते हैं और सभी के अपने अपने विचार होते हैं, उन सभी का अपना अपना सम्मान होता है, उन सभी के प्रति हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। इन सभी रिश्तों को हम जब समाहित करके चलते हैं तभी हमारे परिवार में सुख और शांति और खुशियां कायम रहती हैं। और इन सभी का समावेशित दृष्टिकोण लेकर हम जब चलते हैं तभी हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा पाते हैं। तो ये समावेशी और यही हमारे ओपननेस को बताता है। हम सबकी मान मर्यादा सम्मान को रखते हुए, सबकी बातों को स्वीकार्यता हमारी जो बढ़ जाती है, स्वीकार करते हुए हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और परिवार को हम चलाएं, ये हमारे ओपननेस को बताता है। ये हमारी पारदर्शिता, समावेशी दृष्टिकोण को बताता है। फिर आता है क्षमा करना या क्षमा मांगना। तो जब से मैं IOIC के प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई तो ये चीजें मेरे जीवन में बहुत आई हैं। मैंने हमेशा पहले क्षमा नहीं कर पाती थी मैं किसी को, और किसी से क्षमा भी नहीं मांग पाती थी, क्योंकि जब मैं सोचती थी, जब मैं IOIC से नहीं जुड़ी थी तो मैं सोचती थी कि मैं क्यों मांगू, यदि मेरी गलती नहीं तो मैं क्षमा क्यों मांगू। ये चीजें थी और ऐसी ही चीजें सभी लोग सोचते हैं। परंतु जब हमने स्वावलोकन किया, गहराई से अपने अंदर झांका, तो अब मैं सबको बहुत आसानी से क्षमा करती हूँ। मुझे दिख जाता है कि ठीक है, सामने वाला नहीं मान रहा है तो हमें उसको कायम रखते हुए उन रिश्तों को यदि हमें निभाना है तो हम क्षमा मांग लेते हैं। हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे आते हैं, बातें बनती हैं, हो जाती हैं, लेकिन हम सबसे पहले झुक जाते हैं और झुकने से जो आनंद मिलता है वो बयां नहीं कर सकते। सम्मान मिलता है, ये नहीं कह सकते आपकी क्षमा मांग ली तो हमारा सम्मान कम हो गया। और क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते हैं कि हमें लोग सम्मान दें, लेकिन अब सम्मान की अपेक्षा हम नहीं रखते। नहीं भी मिलेगा तो भी हम खुश हैं और मिलेगा तो भी खुश हैं। क्षमा मांगना और क्षमा करना यदि हमें आ गया तो हमारे जीवन में बिल्कुल ओपननेस, खुलापन आ जाता है और खुलेपन से ही हमारे जीवन पारदर्शी बनता है। पारदर्शी होने से हमारा जीवन आनंदमय और बहुत खुशी यहाँ हमारे जीवन में आ जाती है। गुरमीत जी का हैंड रेस है। हाँ गुरमीत जी। जी, फिर अनिल जी। जी। हाँ, मुझे जो लगता है कि ओपननेस का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है, क्षमा करना और क्षमा मांग देना है। ये पहली सीढ़ी। अगर हम ओपननेस के ट्रैक पे चलते हैं तो पहला ट्रैक यही, पहला दरवाजा यही बंद होता है हमारा सबका, मतलब किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो ये अगर उसमें सबसे ज्यादा जो आड़े आता है वो अहम आता है। तो अहम ना तो क्षमा मांगने देता है ना क्षमा करता है। तो जब हम जितना अहंकार, हम जितना अहम पालेंगे उतना हमें ये रोकेगा। तो जितना ये रोकता है क्षमा मांगने से या क्षमा करने से, उतनी नफरत पैदा होती है। जब मन में नफरत पैदा होती है तो हम अपने आप खुद को तो परेशान करते ही हैं, और अब लोगों से जिनके प्रति हमारे दिल में कुछ कुंठा है या नफरत है या उनको हम पसंद नहीं करते, उनसे बात नहीं करते तो हमारे नजरिए का जो संकीर्णता है वो नर होने शोर बढ़ती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्षमा करना और क्षमा मांगना। जैसा कि अभी व्यास में हमने कहा, वास्तव में स्वावलोकन सत्र जब मैंने भी ज्वाइन किए तो इसको बड़ी गंभीरता से, जब मैंने देखा सभी लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया, इसको आत्मसात किया। मैंने भी प्रयास किए, कुछ आत्मसात कर रहा हूँ और वास्तव में इसका लाभ मिल रहा है। हम सालों से लोगों के प्रति नफरत पाल के बैठे हैं। किसी ने कुछ साल पहले कभी कुछ हमें परेशान कर दिया, अब हम आज तक दिल से नहीं निकाल पाए। मन आहत है, जब भी उसकी याद आती है, कोई ऐसा संदर्भ सामने आता है तो फिर अंदर ही अंदर आकर्षित होते हैं। उसका तो कुछ नहीं आ रहा, हम खुद को ही परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही क्षमा मांगने से है। क्षमा मांगना तो जनरली हमें पता नहीं चलता हमने कितने लोगों को आहत कर दिया है। तो क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों ही चीजें हमें ये संकीर्णता से दूर करते हैं। और ओपननेस की सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेयर केस है वो यही है। थैंक यू। अनिल कांबले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे चाहेंगे कि वो क्षमा करना और क्षमा मांगने को क्या ओपननेस की तरफ ले चल सकते हैं, क्या वो क्या सोचते हैं? धन्यवाद मनीष जी और सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। निश्चित तौर पे
क्षमा मांगना और क्षमा करना तो बहुत जरूरी है जीवन में, खुलापन लाते हैं हमारे जीवन में, जो पहले मैं नहीं किया करता था। और मुझे लगता रहा कि अनावश्यक बोझ, ना हम किसी से क्षमा मांग रहे हैं ना किसी से क्षमा कर रहे हैं, तो अनावश्यक बोझ हमारे दिल में रखा रहता है। तो यदि हम किसी से को क्षमा कर भी देते हैं और क्षमा मांग लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे लिए खुलापन लाने के लिए एक रास्ता प्रशस्त होता है। मनीष जी धन्यवाद। जी, B20 नंदकिशोर साहू जी का हैंड रेस है, उनको भी सुनना चाहेंगे। सर मेरा थोड़ा विचार यहाँ से हटके थोड़ा सा अलग है जी। विचार से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि क्षमा मांगना और क्षमा करना एक बार तक सीमित हो सकता है, 2 बार तक सीमित होता है, उसकी भी सीमा और मर्यादा रहना चाहिए। अब आप क्षमा करे जा रहे हैं, सामने वाला आपको हर्ट किए जा रहा है, आप क्षमा किए जा रहे हैं, आपको हर्ट किए जा रहा है, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, मतलब एक सीमा होनी चाहिए कि इसके बाद में हम शायद हो सकता है कहा गया है कि सम्यक, मतलब एक सम्यक शब्द जो है मेरे जीवन में मैं मानता हूँ कि सम्यक यानी किसी चीज की एक सीमा होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्षमा की भी मुझे लगता है कि एक बार 2 बार किया जा सकता है, लेकिन बार बार करना अपने आप को, स्वाभिमान को भी आहत करता है, ऐसा मेरा मानना। मनीष जी इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा यदि आप कहें तो। जी बिल्कुल। तो जो नंदकिशोर जी ने कहा है वो अपनी जगह सही है, शायद उनका अनुभव है, तो मेरा भी पहले कुछ ऐसा अनुभव था। लेकिन मुझे लगता है कि क्षमा करना आदमी को चाहिए और क्षमा मांग भी लेना चाहिए। यदि ये तो हम चाहते हैं कि हम किसी आदमी से बार बार क्षमा मांग रहे हैं तो भी हमें माफ नहीं कर रहा है, या अगला आदमी बार बार गलती कर रहा है हमसे क्षमा नहीं मांग रहा है, तो हमारे ऊपर एक अनावश्यक बोझ रहता है। ये दोनों चीज हम नहीं कर पाते हैं तो हमने एक बार आदमी को क्षमा कर दिया, वह स्वीकार नहीं कर रहा है, तो कम से कम मुझे ये लगता है कि हम अनावश्यक बोझ से अब हट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे जीवन में खुलापन अवश्य लाता है। अब हमें स्वयं को देखना वो क्या कर रहा है, ये मेरा खुद का भी अनुभव है। मैंने कईयों से क्षमा भी मांगी है, भले उसने क्षमा नहीं किया, लेकिन मैं उस बोझ से उड़ने हूँ और कईयों को क्षमा किया भी है। और वो भले ही नहीं स्वीकार कर रहा तो भी मैं उस बोझ को, अनावश्यक बोझ को अपने सिर में नहीं पाला हुआ हूँ और मैं एक खुलापन महसूस कर रहा हूँ। तो नंदकिशोर जी ने ऐसे प्रश्न उठाए थे, इसलिए मुझे लगा कि ये बात मुझे रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। जी उषा जी। धन्यवाद सर। जी सर, मैं भी इस संबंध में अपनी बताना चाहूंगी कि क्षमा मांगने से कितना आनंद मिलता है। हमारे स्कूल की एक घटना है कि हमारे स्कूल में एक हमसे उम्र में छोटे हैं, वो मेरे भाई जैसा है, और वो ऑटोमेटिकली मुझसे बात नहीं करते थे और हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं, तो बात ना संवाद नहीं होता था और 2-3 साल से संवाद नहीं हो रहा था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ऑटोमेटिक पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो मुझसे क्यों नजरें चुराते हैं या मुझसे दूर क्यों रहते। ये चीज मुझे मतलब करते वो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश में लगी रही कि मुझे इनसे संवाद करना है, बात करना है। मैंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उनने बिल्कुल हमें मौका नहीं दिया, फिर भी संवाद नहीं बना। लेकिन मैं लगातार, जब उनका कहीं और पोस्टिंग हुई और स्कूल में सभी लोग बधाई दे रहे थे, तब मुझे उनका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, फिर भी मैंने पुनः उनको मैसेज भेजा और उनको बहुत अच्छा मैसेज भेजा, एक बहन का भाई की तरह। और जब मैसेज भेजा और जब उसने पढ़ा उन्होंने, तो मतलब हमारे कहने का वो बिल्कुल द्रवित हो गए और उन्होंने, तब से हम दोनों के बीच में संवाद होने लगा और बहुत प्रेम से भरा हुआ रिश्ता हो गया वो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं सोच लेती कि नहीं मुझे क्या करना, मैंने एक बार इनको बात की, करने की कोशिश की, फिर भी नहीं कर रहे, 2 बार की, नहीं कर रहे, 3-4 साल से हम लोग साथ हैं, नहीं कर रहे थे, तो वो चीज एक पूरे माहौल को खराब कर रही थी पूरे स्टाफ में। तब मैंने बार बार मैंने उनसे क्षमा नहीं कह सकते इसको, मतलब संवाद बनाने की कोशिश करी और उनके सामने मैं हमेशा झुकती रही। और तब हम लोगों के रिश्तों में जो अब जो रिश्ता बना है वो बहुत, इतना प्रेमपूर्ण रिश्ता शायद पहले नहीं बना, इतना अपनापन। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्यों करें, ये हमारे सिर पर जो बोझ था वो बोझ बिल्कुल खत्म हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हुए पहल। तो इस संबंध में आप पहल करना, खुलापन को लाने में पहल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, आप लोगों को सुनना चाहेंगे। जी
स्वागत है जेपी आनंद जी का। हाँ, सभी को नमस्कार। अभी मैं थोड़ा एक कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, इसलिए पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रहा था। जी तो जी। फिर भी मैं ये पहल के बारे में कहना चाहता हूँ कि किसी भी सफलता, किसी भी उद्देश्य या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पहल बहुत जरूरी बात है। वो पहल कैसी भी हो सकती है। यदि दो लोग आपस में बैठे हैं, अपरिचित भी हैं, तो कौन पहले बात करेगा वो पहल हो सकती है। आज का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, कौन प्रारंभ करेगा, हालांकि ये डिसाइडेड रहता है, लेकिन कौन बोलना चाहेगा वो पहल है। ये पहल मतलब किसी विचारों की श्रृंखला का प्रथम बिंदु है, बहुत जरूरी है। इसके बिना यदि पहल नहीं होगी, कोई भी कार्यक्रम, कोई प्रोजेक्ट, कोई पॉलिसी, नीतिगत पॉलिसी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो पहल शुरू करता है बहुत ही सकारात्मक और अच्छे शुरुआत होना चाहिए, ताकि उसकी मंजिल बहुत लंबे तक जाए, मतलब उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो। इसलिए ये इसका सीधा खुलेपन से, जिसका मन खुलेपन का है, ओपननेस जिसका विचार है, वो पहल करता है और करना भी चाहिए। और ये पहल की आदत धीरे धीरे सब में डेवलप हो भी जाती है। और क्या, ये सबसे ज्यादा काम कब आती है, जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, कौन मदद करेगा? जो पहल करेगा तो जल्दी से मदद भी मिलेगी उसको, और उसको जल्दी से लाभ भी मिलेगा। बस इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ, पहल का जैसे अभी आपने दिया, तो मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने खुद एक अपना ही स्कूल का एक एग्जांपल दिया था कि आपके साथ जो कोलीग थे उनसे आप बात कराने के अंदर सच्चा रही थी, तो आपने पहल करी और अब आपने पहल करने के बाद अब आपके संपर्क हुए, तो अब कितने क्या कहते हैं, भावनात्मक आपके जो है संबंध उनसे स्थापित हो गए। तो ये पहल का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसी को ही मैंने रिपीट किया है। जी सर, मैं भी बोलने वाली थी इस संबंध में। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, और दूसरा यह है कि बिल्कुल पहल की बात बिल्कुल सही है। आज हम ट्रेन के अंदर जैसे सफर करते हैं, या हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, या कहीं घूमने, कहीं बाहर पिकनिक पे कहीं जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि फैमिली के साथ में दूसरी फैमिली भी वहाँ दिखाई देती है। तो हम पहल कर वो एक दूसरे को देख तो लेते हैं, लेकिन बात करने में थोड़ा सा एक हिजिटेशन एक रहता है कि हम कैसे बात करें। अगर अपन वहीं पे ही पहल करके उनसे पूछ लेते, भाई आप कहाँ जा रहे हैं, या आप कहाँ से आए हैं, या क्या है, तो वो पहल जो भी करता है, वो पहल ऐसी होती है कि वो आगे एक इतनी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है जो जिंदगी के अंदर आगे बहुत काम करती है। ये तो पहल करना एक बहुत, ये खुलेपन के लिए बहुत ही एक अच्छी एक आदत है, और ये सबके अंदर मेरे हिसाब से होनी चाहिए। इतना मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। वास्तव में हजारों मील लंबा सफर एक कदम की पहल से ही प्रारंभ होता है। पहल का महत्वपूर्ण रोल है हर काम में। जैसे कि एक आप लोगों ने, अपन ने पढ़ा है, सभी ने जानते हैं कि चिपको आंदोलन भी हुआ था। तो एक गांव की साधारण सी महिला आगे आई थी, अनपढ़ महिला, और उसने पेड़ों को बचाने के लिए पहल की थी, और एक बहुत बड़ा जंगल कटने से उसने रोक दिया था। तो ये पहल ही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की पहल की थी कि विधवा विवाह होना चाहिए। तो ये तो हम पढ़ते रहते हैं किताबों में। इसी तरह हमें अपने जीवन में यदि हम पहल करते रहें तो हमारा जीवन में बहुत सारी खुशियां हमें प्राप्त होती हैं, और ये हमने स्वावलोकन से जुड़ के जाना इसमें। मैं कहीं भी पहल करने से कभी पीछे नहीं हटती। मेरे यहाँ कोई आता है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ। किसी को कोई समस्या है तो सबसे पहले मैं उसको सुनती हूँ। मेरे यहाँ अब मेड आती है काम करने, वो कोई समस्या बताती है तो सबसे पहले उसको सुनती हूँ और पहल करती हूँ कि जो भी समस्या है मुझे बताया करो। तो हर जीवन के हर वक्त हमें पहल करना चाहिए हर काम में। तो अब आगे हम बढ़ते हैं दृष्टिकोण पर, कि दृष्टिकोण हमें खुलापन, ओपननेस की तरह हम कैसे, दृष्टिकोण का क्या रोल है, कैसे हमारे जीवन में दृष्टिकोण के माध्यम से खुलापन आता है, ओपननेस आती है। तो इस संबंध में हम सुनना चाहेंगे मनीष जी। मैं सुधीर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका क्या इस पे दृष्टिकोण है, कि क्या दृष्टिकोण से हम ओपननेस की तरफ जा सकते हैं। नमस्कार साथियों। ये देखिए, ये आपके जो 8 पॉइंट्स बताए आपने ओपननेस के लिए, उसमें एक समावेशी दृष्टिकोण आपका एक पॉइंट है।
मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में वह इस बात को कर रहा है। दृष्टिकोण में जितना खुलापन हमारा होगा, हम संबंधों से मिलने वाले सुख में की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। हम जब तक एक संकुचित दायरे में, संकुचित नजरिए, दृष्टिकोण के साथ हमारे पास रहेगा, वो विभाजन, आंतरिक विभाजनों को बढ़ाएगा ही, लगातार बढ़ाएगा। हमारे दृष्टिकोण को में खुलापन होना, हमारी उन विभाजनों की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं हम, और एक आनंद की प्राप्ति होती है हमें। दृष्टिकोण दूसरे के दृष्टिकोण के लिए आपके पास ये जगह भी होना चाहिए कि आप दूसरे की दृष्टिकोण को भी स्थान दें, समझने की कोशिश करें। केवल हर सब कुछ अपने दृष्टिकोण से ही देखना, सारी बातों को अपने एंगल से ही समझना, यह भी गलत है। तो और यह भी कहीं ना कहीं से आपके सुख को खत्म करता है। तो दृष्टिकोण तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेरे ख्याल से लाइफ में। मतलब सकारात्मकता, नकारात्मकता, ये सारे दृष्टिकोण होते हैं और उसी के चलते आपके सारे काम होते हैं जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दृष्टिकोण वास्तव में बहुत बड़ा विचार है जो हमें ओपननेस की ओर ले जाता है। हमारे आचार विचार, कार्य व्यवहार, लोक व्यवहार, बोलचाल, क्रिया प्रतिक्रिया, रहन सहन, हाव भाव और खान पान, सोच, कार्यशैली, इन समस्त बातों से संबंधित दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है कि हमारा दृष्टिकोण वास्तव में है क्या। कई घटनाओं में उसी घटना, कोई कहता है जैसे कि गिलास आधा है, कोई कहता है आधा गिलास भरा है और कोई कहता है आधा खाली है। यही दृष्टिकोण का फर्क है और सकारात्मकता और नकारात्मकता का फर्क है। यदि हमारे नकारात्मकता होगी हमारे दृष्टिकोण में तो हम ओपननेस कभी हो ही नहीं सकते। हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार होंगे, कभी किसी को हम समझ ही नहीं सकते हम अपने दैनिक जीवन में। तो दृष्टिकोण हमें ओपननेस की तरफ बहुत ओपननेस होने के लिए हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होनी चाहिए। इस संबंध में एक छोटी सी एक कहानी कह लीजिए। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी। जी जी जी। मुझे ऐसा लगता है, ये व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग अपने नजरिए के बेतरह गुलाम होते हैं। हम अपने नजरिए से बुरी तरह से चिपक के चलते हैं जीवन में। हम अपने नजरिए को ही संपूर्ण मानते हैं और इन सारी चीजों के पीछे अगर कोई चीज होती है तो वो होता है अहम। अहम मेरे ख्याल से ये व्यापकता का जो पर्टिकुलर हमारा कंसेप्ट है, इसका मूलतः हर पॉइंट में जुड़ने में आपको महसूस होगा कि अहम कहीं ना कहीं अपने तरह से काम कर रहा है। तो इस बात को मुझे और जोड़ना था अपनी बात में। धन्यवाद जी। तो साथियों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, स्वीकारता और आत्मसात। और ये क्या हमको ओपननेस की तरफ लेकर जाएगा, हम जानना चाहेंगे। रमेश व्यास सर जब दमोह से जुड़े हैं तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि स्वीकार्यता और आत्मसात क्या हमको ओपननेस की तरफ लेकर चल रही है। जी थैंक यू। मैं पारदर्शिता को जब से शुरू से देख रहा हूँ, पारदर्शिता में जिसमें आपने जिन बातों को समावेश किया है, पारदर्शिता में ये सारी बातें अपने आप आ जाती हैं, चाहे वो स्वीकारता हो या आत्मसात करना की बात हो या अगले बिंदु हो या पिछले बिंदु हो। पारदर्शिता यहाँ पर हमें स्वीकार करना तो सिखाती ही है, बताती है कि हमने यदि किसी को स्वीकार कर लिया, यदि उसकी गलती को क्षमा कर दिया या उससे हमने क्षमा मांग ली या हमने उसके दृष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण का एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखा कि वास्तविकता सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, यदि इस दृष्टिकोण से हम पहल करते हैं तो हमें स्वीकारता की स्थिति बढ़ जाती है। हम स्वीकारता या आत्मसात करने की स्थिति के लिए पारदर्शिता की सबसे पहली पहल मानता हूं, ऐसा मेरा सोचना है। स्वीकारता बहुत गहरे अर्थों में हमारे एक अदम उत्साह के लिए और हृदय की विशालता को बताता है। मैं कम शब्दों में इतना ही बोलूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम कई बार स्वीकार तो कर लेते हैं किसी को और पता चला उनके रंगों को हम स्वीकार नहीं कर पाए और हमको रंगों से परेशानी होने लगी। तो वास्तव में स्वीकारता और आत्मसात से हम ओपननेस की तरफ जाते हैं और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम चलते हैं अपने अगले
पॉइंट की तरफ, सम्मान। साथियों, सम्मान जब हम करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसको बंटवारे में बांट देते हैं कि ये अच्छा है, ये आम आदमी है, ये खास आदमी है, और इस तरह से हम लोगों का आकलन करते हैं। तो हम लोगों को कंपार्टमेंट में रख देते हैं और हमारा जो सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं हमको ओपननेस की तरफ लेकर नहीं जाता। क्या सम्मान हमें ओपननेस की तरफ लेकर जाता है? अगर हम सभी का सम्मान करने लगे तो क्या हम ओपननेस की तरफ जा सकते हैं? हमारे अंदर कोई कंपार्टमेंट ना रहे कि ये बड़ा है, कि ये छोटा है, ये आम आदमी है, ये खास आदमी है, इस तरह की बात ना रहे और हम सबका सम्मान करने लगे। जैसे क्लास है हमारी स्कूल में और हम बच्चों को देखते हैं कि कोई बच्चा होशियार है, कोई बच्चा होशियार नहीं है, कोई ड्रेस में आया है, कोई ड्रेस में नहीं आया, कोई होमवर्क करके आया है, कोई होमवर्क करके नहीं आया। तो हम इस तरह से जब चीजों को बांट के देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो क्या सम्मान जो है वो हमको ओपननेस की तरफ लेके जाएगा? चलिए हम प्रभा बैरागी जी से जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं। सभी को नमस्कार। जी, आपने बहुत स्वागत अच्छी है। बात कही और मैं सोच ही रही थी कि मैं भी अगर कुछ मुझे मौका मिलता है तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अवसर दिया। सम्मान की बात सही है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि शायद ये बहुत जरूरी भी होता है। अगर सम्मान तो देना भी चाहिए एक दूसरे को, पर अगर सम्मान देते हैं और उससे ओपननेस को हम देखते हैं तो ओपननेस अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ सभी हमारे साथ हैं, हमारे समान हैं, एक जैसे हैं, तो ओपननेस तो आती है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि सामने वाला इस प्रकार से आपको समझ पा रहा है। जब सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। मैं कल ही एक मीटिंग में थी और मुझे स्वाभाविक है कि मुझे वहां पर खड़े होकर के बोलना था, लेकिन चूंकि बोल दिया गया था कि बैठे बैठे भी बोल सकते हैं, तो मैंने बैठे बैठे बोल दिया। लेकिन वहां मैंने महसूस किया कि उचित नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा वहां पर कि शायद मुझे खड़े होकर बोलना था। तो मैंने ये महसूस किया कि शायद सम्मान मैंने नहीं दिया, इसलिए शायद मेरी बात मैं पूरी कह नहीं पाई। तो ओपनली मतलब मैं उस बात पे जो डिस्कशन करना थी मुझे, मैं नहीं कर पाई। तो शायद मेरे ख्याल से ये सम्मान अगर होता है तो हम ओपन तो होते हैं और अच्छे से बात कर पाते हैं, खुलकर बात कर पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं। थैंक यू प्रभा जी। सम्मान जो है वो हमारी नजर में सबके लिए समान होना चाहिए। हम बिल्कुल बंटवारा ना करें कि ये खास है, ये आम है, ये प्रिंसिपल है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये किसान है, ये ऐसा है, ये वैसा। इस तरह से अगर हम बांट के करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ओपननेस की तरफ नहीं जाएगा। और अगर हमारे मन में सबके लिए समान सम्मान रहेगा तो निश्चित रूप से हम ओपननेस की तरफ जाएंगे। हाँ, गुरमीत जी हैंड रेस किए हुए हैं। बहुत शॉर्ट में सम्मान के बारे में बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि दिलों के रास्ते सम्मान से खुलते हैं, प्यार से खुलते हैं, है ना। अगर हम किसी से मिलते हैं और हमारा चेहरा ही अगर रूड है, आधी बात वही खत्म हो जाएगी। तो दिलों के रास्ते सम्मान से खुलते हैं और रूह सम्मान के लिए, रूह की जो हमारी दिल है, जो हमारा आत्मा है, वो सम्मान की बड़ी प्यासी है। तो आप ये देखना कि अगर आपसे लोग जो भी मिलते हैं, अगर आप उनसे बड़े अदब से, सम्मान से उनको पूरा मान देंगे, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, कैसे भी हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, तो आप देखना अपने आप वो आपसे कितना सम्मान देंगे, तो उनसे आपको कितनी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सम्मान तो एक ये ओपन होने के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो आपने बताया है। जी, अब आगे मनीष जी, अब आप आगे चलते। थैंक यू सर। और अब हम चलते हैं अपने अंतिम पॉइंट की ओर, उषा जी। और जी ये जो है इसको आप देखिए सभी लोग, ये क्या है, इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, ये आप सब देखिए। जैसे मैं इससे सीटी मतलब कुछ बजा सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो इस पाइप से? एक एक करके हमको बताने का कष्ट करें कि इस पाइप का आप क्या उपयोग कर सकते हैं। उषा जी आप ही बताइए, चलिए आप इससे क्या करेंगी?
पाइप जोड़ने का भी कार्य करता है। योगेश ताम्रकार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस पाइप का क्या उपयोग करेंगे? सर, मैं इस पाइप से रूल का काम कर लूंगा, जो मतलब स्केल का लाइन, सीधी लाइन खींचनी है, उसका काम थैंक यू। प्रभा जी, आप क्या करेंगी? मैं आर पार देख लूंगी और आसमान तक देख लूंगी। आनंद शर्मा जी, अगर वो कुछ बोलना चाहें इस पाइप के बारे में कि वो इस पाइप से क्या करने वाले हैं? ये पाइप तो मैं एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करूंगा कि जैसे गांव में खाना बनाते हैं चूल्हे में, तो अपने आप को थोड़ा सेफ रख के उसमें फूकने का काम करूंगा कि चलो आग जलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथी कोई बताना चाहें वो इस पाइप का क्या उपयोग कर सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जी। मैं इस पाइप के बहुत सारे उपयोग कर सकता हूँ। सर, आपको एक ही बताना है? एक बताना है सर? जी हाँ। अच्छा, एक बताना है तो अब ये किसी को पनिशमेंट देना है तो मैंने देखा आजकल ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, पाइप लेके खड़े हो रहे हैं इसी तरह का, और वो इस तरह का पाइप लेके खड़े होते हैं प्लास्टिक का, और वो जो भी वो उसी से कोशिश करते हैं रोकने की और उनको समझाने की, तो एक इसका उपयोग ये भी है। चलिए ठीक, थैंक यू। इस तरह से हमने देखा एक चीज के कितने व्यूज हमको मिले। किसी ने कहा कि हम इससे आर पार देखेंगे, किसी ने कहा कि हम ट्रैफिक को संभालेंगे, कोई इसको सेफ्टी की तरह यूज करेगा, मैं इससे बांसुरी बजा सकता हूँ, सीटी बजा सकता हूँ। और यही व्यापकता है। जब हम चीजों को व्यापक नजरिए से देखने लगते हैं तो चीजें वो समग्र रूप से हो जाता है और उसके अर्थ व्यापक हो जाते हैं, और जब अर्थ व्यापक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ओपननेस की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो साथी हैं उषा व्यास और मैं, हम दोनों ने मिलकर ओपननेस को समझने की कोशिश की है इस सत्र के माध्यम से।